ढाका की सड़कों पे उठने वाला शोर सिर्फ एक कत्ल का रद्द-ए-अमल नहीं था। ये बरसों से दबे हुए गुस्से का वो लावा था जो अब फट पड़ा। एक हिंदू शहरी की हलाकत ने बज़ाहिर आग में तेल का काम किया है, मगर असल आग उससे कहीं पहले जल चुकी थी। बांग्लादेश और भारत के ताल्लुकात जो कभी इत्तेहादी कहलाते थे, अब खुले तसादुम के दहाने पे खड़े। सिफारती एहतजाज, वीजा सर्विस की मुअत्तली, एक दूसरे के सफरा को तलब करना, ये सब महज अलामात हैं। बीमारी इससे कहीं गहरी है। 27 साला डेपो चंद्रा की हलाकत ने इंसानी अलमिये को सियासी मैदान में धकेल दिया। इल्जाम तौहीन मजहब का था, अंजाम हुजूम के हाथों मौत से हुआ। यह वाकया ऐसे वक्त पेश आया है जब पूरा बांग्लादेश तालिब इल्म रहनुमा उस्मान हादी की शहादत पर पहले ही गम और गुस्से की हालत में था। हादी के हामियों का यकीन है कि कातिल का ताल्लुक साबिक हुक्मरान जमात से था और उसे सरहद पार महफूज पनागा मुयस्सर आई। चाहे इस दावे का सबूत सामने ना आया हो, मगर अवामी तासुर ने वो काम कर दिखाया है जो बरसों की सिफारतकारी भी ना कर सकी। ये महज एक खबर नहीं है, ये एक पूरा अहद है जो अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। बांग्लादेश की सड़कों पर बहता हुआ खून, जलती हुई इमारतें, गुस्से से भरे नारे और खौफ में लिपटी खामोशी दरअसल एक ऐसे सियासी जलजले की निशानियां हैं जिसने पूरे जनूबी एशिया की ताकत को तरतीब देके फिर हिला दिया। एक हिंदू शहरी की हलाकत को सामने रख के जो कहानी सुनाई जा रही है वो आधी सच्चाई है। असल कहानी कहीं ज्यादा गहरी, कहीं ज्यादा तल्ख और कहीं ज्यादा फैसला कुन है। आप सब पर सलामती हो, मैं यासिर रशीद हूं और आप देख रहे हैं सुनो न्यूज। नाज़रीन, बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है वो किसी एक वाक़े का रद्द-ए-अमल नहीं है, बल्कि बरसों से जमा होता हुआ वो लावा है जो 15 बरस तक एक ही खानदान, एक ही जमात और एक ही बैरूनी सरपरस्त के जेरे साया दबाया जाता रहा। शेख हसीना वाजिद के दौर में बांग्लादेश बज़ाहिर तरक्की करता रहा, मगर अंदर ही अंदर एक एहसास गुलामी जन्म लेता गया। रियासती फैसले हों, सलामती के मामलात हों या खारजा पॉलिसी, हर जगह एक ही तासुर गहरा होता चला गया कि असल इख्तियार ढाका में नहीं बल्कि दिल्ली में है। भारत ने बांग्लादेश में सिर्फ सिफारतकारी नहीं की, उसने एक मुकम्मल मॉडल नाफिज किया। अरबों डॉलर की सरमायाकारी की, इंफ्रास्ट्रक्चर के मंसूबे, तवानाई के मुआहिदे, मीडिया नेटवर्क, सिविल सोसाइटी की फंडिंग, सिक्योरिटी ताउन और इंटेलिजेंस शेयरिंग, सब कुछ इस मकसद के तहत था कि बांग्लादेश एक ऐसा हमसाया बन जाए जो बज़ाहिर खुद मुख्तार हो मगर अमलन ताबे हो। इस मॉडल को बरसों कामयाबी के तौर पे पेश किया जाता रहा, मगर उसकी कीमत बांग्लादेशी अवाम खामोशी से अदा करते रहे। फिर वो लम्हा आया जिसने सब कुछ बदला। उस्मान हादी, एक तालिब इल्म रहनुमा, एक आम सा नौजवान जो देखते ही देखते मज़ाहमत की अलामत बना, गोलियों का निशाना बना, और उसकी शहादत महज एक फर्द की जान लेना नहीं था, वो एक पूरी नस्ल को ललकारने के मुतरादिफ था। हादी के जनाजे ने सियासत को सड़कों पर ला खड़ा किया। सवाल सिर्फ ये नहीं था कि कातिल कौन है, सवाल यह था कि इस निजाम का असल मुहाफिज कौन है जो ऐसे कत्ल को मुमकिन बनाता है। उसी दौरान एक हिंदू शहरी की हलाकत ने सूरत हाल को मजीद पेचीदा बना दिया। भारत ने फौरन इसे अकलियतों के तहफ़्फ़ुज़ का मसला बनाकर पेश किया, मगर बांग्लादेश के अंदर यह तासुर गालिब रहा कि इस वाक़े को एक बड़े सियासी बहरान से तवज्जो हटाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियोस, जज्बाती बयानात और सरहद पार एहतजाज ने आग को मजीद भड़काया, मगर असल सवाल वही रहा जो सड़कों पे गूंज रहा था कि बांग्लादेश को किसने इस नहज पर पहुंचाया। यहीं से भारत की पॉलिसी के बखिए उधड़ने लगे। जिन नौजवानों को बरसों यह बावर करवाया गया था कि भारत उनका सबसे बड़ा दोस्त है, वही नौजवान आज सबसे बुलंद आवाज में भारत मुखालिफ नारे लगा रहे थे। उनके लिए मसला मजहब नहीं था, मसला खुद मुख्तारी था। उन्हें यह एहसास हो चुका था कि उनके मुल्क की सियासत एक बैरूनी मफाद के ताबे रही है, और यही एहसास सबसे खतरनाक होता है। शेख हसीना का इंडिया में पनाह लेना इस बहरान का फैसला कुन लम्हा साबित हुआ। बांग्लादेश की बार बार की दरखास्तों के बावजूद हवालगी से इनकार ने हर शक को यकीन में तब्दील कर दिया। अवाम के जहन में यह सवाल अब महज कयास नहीं रहा कि साबिक हुक्मरान जमात और दिल्ली के दरमियान किस नौइयत का ताल्लुक था। यह वो लम्हा था जब भारत की बरसों की सरमायाकारी, उसका नरम ताकत का बयानिया और उसका इलाकाई असर व रसूख एक ही झटके में मशकूक हो गया। सिफारती महाज पर भी सूरत हाल गैर मामूली हो गई। वीजा सर्विसेज की मुअत्तली, सुफरा की तलबी, सिक्योरिटी पर इल्जामात, ये सब रस्मी इकदामात नहीं थे बल्कि एतमाद के मुकम्मल टूटने की अलामात थी।
चिटागांग में भारतीय असिस्टेंट हाई कमिश्नर पर हमला हो या ढाका में मार्च की कोशिशें हों, यह सब उस गुस्से की अलामत थे जो अब किसी एक जमात या हुकूमत तक महदूद नहीं रहा था। भारत के लिए असल धचका यह नहीं कि बांग्लादेश में एहतजाज हो रहे हैं, असल धचका यह है कि उसका तैयार करदा बयानिया बिखर चुका है। वो बयानिया जिसके मुताबिक बांग्लादेशी अवाम भारत को निजात दहंदा समझते थे, अब खुद बांग्लादेशी अवाम की जुबान से वो बयानिया रद्द हो रहा है। मीडिया हाउसेस पे हमले, सकाफती इदारों को निशाना बनाना और उन्हें भारत नवाज करार देना, यह सब इस बात की अलामत है कि अवाम अब हर उस आवाज पर शक कर रहे हैं जो पुराने निजाम की नुमाइंदा महसूस होती है। इंसानी हुकूक के कारकुन खबरदार कर रहे हैं कि इंतहा पसंदी इस खला से फायदा उठा सकती है, मगर यह तस्वीर का एक रुख है। दूसरा रुख यह है कि रियासती कमजोरी और बैरूनी मुदाखलत ने वो जगह बनाई जहां शिद्दत पसंद बयानिए पनप सकते हैं। यह सवाल अब खुल के पूछा जा रहा है कि क्या बांग्लादेश को दानिस्ता तौर पे इस नहज तक लाया गया ताकि उसे हमेशा एक कमजोर, मोहताज और काबिल कंट्रोल रियासत के तौर पे रखा जाए, या फिर यह बांग्लादेश के एक नए दौर का आगाज है। यह दौर गैर यकीनी का है, खतरात का है, मगर साथ ही खुददारी का भी है। भारत के लिए यह लम्हा खुद एहतसाबी का होना चाहिए, मगर अब तक के रद्द-ए-अमल से ऐसा लगता है कि दिल्ली इस बहरान को भी महज एक और सिफारती मसला समझ रही है। हकीकत यह है कि यह एक पॉलिसी शिकस्त है, एक पूरे मॉडल का इन्हदाम है। यह बहरान सिर्फ बांग्लादेश और भारत के ताल्लुकात का नहीं, यह उस सवाल का है कि क्या जनूबी एशिया में बड़ी ताकतें छोटे मुमालिक को हमेशा अपने मफादात के ताबे रख सकेंगी। बांग्लादेश की सड़कों पर उठने वाला यह शोर उस सवाल का पहला वाज़ेह जवाब है, और यह जवाब भारत के लिए सबसे ज्यादा तकलीफ दे है, क्योंकि यह अरबों डॉलर की सरमायाकारी, बरसों की मंसूबाबंदी और ताकत के जाम को एक लम्हे में बेमानी कर देता है। यहां से कहानी एक नए मोड़ में दाखिल होती है, और यही वो मोड़ है जिसे समझे बगैर बांग्लादेश और भारत के ताल्लुकात का मुस्तकबिल पढ़ा ही नहीं जा सकता। क्योंकि जो कुछ सड़कों पर नजर आ रहा है वो सिर्फ गुस्सा नहीं है, ये एक तवील खामोशी के बाद फूटने वाली इज्तिमाई बगावत है। उस्मान हादी की शहादत के बाद बांग्लादेशी मुआशरा दो हिस्सों में नहीं बटा, बल्कि एक नई समत में यकजा होना शुरू हुआ। हैरानकुन बात यह है कि इस यकजाई की बुनियाद मजहब, जमात या नस्ल नहीं, बल्कि एक मुश्तरका एहसास तहकीर है। वो एहसास कि खुद मुख्तार कौम को बरसों तक ये बावर करवाया गया कि उसकी बका एक बड़े पड़ोसी की सरपरस्ती के बगैर मुमकिन नहीं है। यही वो नुक्ता है जहां भारत की पॉलिसी जमी बोस हुई। भारत ने बांग्लादेश में जिन अरबों डॉलर्स की सरमायाकारी की, वो महज मुआशी नहीं थे, बल्कि नजरियाती थे। मीडिया हाउसेस, एनजीओज, तालीमी प्रोग्राम, सकाफती तबादले, सब कुछ एक खास जहन साजी के तहत आगे बढ़ाया गया। मकसद यह था कि नई नस्ल भारत को फितरी इत्तेहादी समझे, सवाल न करे, और अगर कोई सवाल करे भी तो उसे शिद्दत पसंद, रिजत पसंद या रियासत दुश्मन करार दे दिया जाए। उस्मान हादी उसी बयानिए के लिए सबसे बड़ा खतरा बना। जब एक नौजवान खुलेआम यह कहने लगा कि बांग्लादेश की खारजा पॉलिसी दिल्ली के मफादात के गिर्द घूम रही है, जब वो पानी के मुआहिदों, सरहदी फायरिंग, तजारत के गैर मुसावी ढांचे और इंटेलिजेंस मुदाखलत पर बात करने लगा, तो फिर मसला सिर्फ इख्तलाफ राय का नहीं रहा, वो ताकत के पूरे तवाजुन को चैलेंज करने का बना। यही वजह है कि हादी की शहादत ने अवाम को एक फर्द का कत्ल नहीं दिखाया, बल्कि एक सोच को खामोश कराने की कोशिश दिखाई। यहां एक और अहम पहलू भी उभर के सामने आया। बांग्लादेश में हिंदू शहरी की हलाकत को भारत ने जिस शिद्दत से उछाला, वो खुद उसके लिए उल्टा सवालिया निशान बन गई। क्योंकि बांग्लादेशी अवाम ये देख रहे थे कि जब फलस्तीन में बच्चे मारे गए, जब कश्मीर में इंसानी हुकूक की पामाली हुई, तब यही भारत खामोश रहा, मगर यहां एक वाक़े को बुनियाद बनाकर पूरे मुल्क को कटहरे में खड़ा कर दिया गया। इस दोहरे मायार ने भारत के अखलाकी दावों को शदीद नुकसान पहुंचाया। इसी दौरान अबूरी हुकूमत वो भी सामने आई, रियासत रट कमजोर पड़ती दिखाई दी, और इसी खला में शरपसंद अनासिर ने सर उठाया। लेकिन अवामी सतह पर एक बात वाज़ेह है कि हादी के हामियों ने इस तशद्दुद को ना तो मुनज़्ज़म किया, ना ही उसकी हिमायत की। वो जानते थे कि किसी एक अक़लियत को निशाना बनाना उसी बयानिए को तक़वियत देता है जिसके खिलाफ वो बरसों से लड़ रहे थे। यही वजह है कि हादी की तहरीक के अंदर से बार बार ये आवाज़ उठी कि इंसाफ सबके लिए हो, चाहे वो किसी भी मजहब या तबके से ताल्लुक़ रखता हो। ये वो मकाम है जहां भारत की पॉलिसी का सबसे बड़ा तज़ाद आया हुआ। एक तरफ वो बांग्लादेश में इस्तेहकाम का दावेदार रहा, दूसरी तरफ वही पॉलिसीज अवामी गुस्से को जन्म देती रही। शेख हसीना को पनाह देना महज एक सियासी फैसला नहीं था, यह बांग्लादेशी अवाम के जख्मों पे नमक छिड़कने के मुतरादिफ था। हर गुजरते दिन के साथ यह तासुर गहरा होता गया कि दिल्ली के लिए बांग्लादेश की जमहूरियत से ज्यादा अहम जो है वो एक वफादार हुक्मरान है। अब सवाल यह नहीं है कि ताल्लुकात खराब क्यों हो रहे, असल सवाल यह है कि क्या उन्हें पुरानी बुनियादों पर बहाल किया जा सकता है या नहीं। क्योंकि बांग्लादेश की नई नस्ल अब वो नहीं रही जो खामोशी से फैसले कबूल करे, वो सवाल करती है, वो मवाजना करती है, और सबसे बढ़कर वो अपनी तारीख को नए सिरे से पढ़ रही है।
मुजीबुर रहमान का हवाला अब एक तरफा अकीदत के साथ नहीं बल्कि तनकीदी नजर से दिया जा रहा है, और यही बात भारत के लिए सबसे ज्यादा परेशान कुन है। भारत ने जिस बयानी पर दहाइयों तक इन्हिसार किया वो ये था कि बांग्लादेश की आजादी उसका एहसान है, मगर आज बांग्लादेशी सड़कों पर यह सवाल गूंज रहा है कि आजादी के बाद की गुलामी किसकी थी। यही वो सवाल है जिसने भारत की बरसों की मेहनत, उसकी सिफारती चालाकी और उसके नर्म ताकत के मंसूबों को एक लम्हे में गैर मौसर बना दिया। यह तसलसल हमें यहां ला खड़ा करता है कि बांग्लादेश अब महज रद्द-ए-अमल में नहीं जी रहा, वो एक नया नैरेटिव बना रहा है, एक ऐसा नैरेटिव जिसमें खुद मुख्तारी मरकजी नुक्ता है, जिसमें मजहब को सियासी हथियार बनाने से इनकार है और जिसमें किसी भी बैरूनी ताकत की बालादस्ती कबूल नहीं है। यही वजह है कि हालात जितने भी पेचीदा हों, एक बात तय है कि बांग्लादेश भारत के लिए पहले जैसा आसान मैदान नहीं है। आने वाले दिनों में यह कशीदगी वक्ती शोर नहीं रहेगी, बल्कि एक तवील सिफारती, सियासी और नजरियाती कशमकश की शक्ल इख्तियार करेगी, और उस कशमकश में सबसे बड़ा नुकसान उस पॉलिसी को होगा जो यह समझती रही कि पड़ोसी ममालिक को हमेशा दबाव, सरमायाकारी और प्रॉक्सी हुक्मरानों के जरिए काबू में रखा जा सकता है। बांग्लादेश की हालिया तारीख उस सोच की सबसे बड़ी तरदीद बन चुकी है। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।